हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ और कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंध रखता है। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। आपको बताना है। आपके पास ये नीचे ऑप्शन दिया है आपका किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में किस अवस्था में जो बच्चा होता है अपने समवयस्क समूह का, यानी अपने जोड़ी का, अपने ग्रुप के सदस्य का एक्टिव मेंबर होता है। देखिए यहाँ एक्टिव मेंबर, ये एक्टिव मेंबर सक्रिय सदस्य। एक्टिव मेंबर गाइड किशोरावस्था में होता है। आपका एडोलसेंस में जो है किशोरावस्था में आपका बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय सदस्य होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में, किस स्टेज में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी एक्टिव मेंबर। तो एक्टिव मेंबर किशोरावस्था में होगा, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में तो होगा नहीं, पूर्व बाल्यावस्था में भी नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था। तो एक बार आप फिर से सवाल को समझिए। कहता है कि निम्नलिखित में किस अवस्था में, किस स्टेज में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो एडोलसेंस जो होता है उसमें अपना जोड़ी का जो लड़का रहता है या लड़की रहता है वो क्या होता है, उसका एक्टिव मेंबर बन जाता है। वो अपने फ्रेंड को सब कुछ समझने लगता है और वो क्या होता है, उसका सक्रिय मेंबर हो जाता है। ठीक है, आप ये समझ गए किशोरावस्था। अब देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो आपका आंसर 4 राइट जाएगा। अब देखिए आपका ये सवाल कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, कौन सा? तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ये मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अब यहाँ देखिए मानव विकास जो है आप ये पढ़े हैं ना, PCSE आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अब यहाँ देखो कहता मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ शारीरिक तो ठीक है, अब आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक है। फिर देखिए यहाँ शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक और सामाजिक है। यहाँ देखिए संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखिए आपका देखिए संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव होगा, संवेगात्मक और शारीरिक। देखिए आपका ये देखिए फिजिकल तो हो ही गया, अब देखिए ये कॉग्निटिव हो ही गया, ये इमोशनल हो ही गया, और ये जो सोशल है, ये जो सामाजिक है, ये मनोवैज्ञानिक जो बोल दिया, इसमें आपका सामाजिक हो गया, भाषा विकास हो गया, सब हो गया। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आपको कहीं मनोवैज्ञानिक रहे तो आप मनोवैज्ञानिक को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो देखिए ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि मानव विकास जो है इसको हम लोग 4 मेन क्षेत्र में बांटते हैं। PCSE आप ये जान ही रहे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। लेकिन यहाँ देखिए सवाल कर रहा है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आपका यहाँ देखिए ये ऑप्शन में देखिए आपका कॉग्निटिव है, इमोशनल है और फिजिकल है। अब ये देखिए ये मनोवैज्ञानिक में ही आपका कौन सी आ जाएगा? सोशल आ जाएगा और लैंग्वेज आ जाएगा। यानी ये तीनों के बाद जो बचता है वो सारा मनोवैज्ञानिक में आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सबसे राइट है। अब हम आगे किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? किशोर जो है, जो एडोलसेंस में है, जो टीनेजर है, तो किशोर अनुभव कर सकता है बचपन में कि अपराधों के प्रति डर का भाव या आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति करेगा या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करेगा। गाइस हम आपको बताएं जो एडोलसेंस होता है, जो ये आपका उम्र है 12 से 18 साल का, ठीक है, और WHO इसको 13 से 18 साल का उम्र बताया है किशोर एडोलसेंस। ये अनुभव किसका करेगा? इसके अंतर दुश्चिंता आ जाता है
और ये स्वयं से सरोकार रखता है, ये हमेशा उलझन में रहता है, और ये स्वयं से मतलब रखता है, और ये हमेशा तनाव में रहता है, ये हमेशा उलझन में रहता है, हमेशा ये दुश्चिंता, हमेशा ये दुविधा में रहता है, ये हमेशा कन्फ्यूज में रहता है। ये उम्र जो होता है ना, बड़ा कन्फ्यूजन एज है। तो किशोर डायट का अनुभव कर सकता है। देखिए बचपन में वो जो अपराध किया उसका डर भाव तो नहीं है ना, ये तो नहीं होगा। आत्मसिद्धि का भाव भी नहीं होगा, वो खुद से सिद्धि का भावना भी नहीं रखेगा। जीवन के बारे में नहीं होता इस उम्र में, क्योंकि ये इसमें तो उलझन रहता है, इसमें तो तनाव रहता है। तो इसमें परितृप्ति कैसे होगा, संतुष्टि कैसे होगा? इसमें इस उम्र में ये जो 12 से 18 या 13 से 18 साल का उम्र है, जिसको हम लोग टीनेजर बोलते हैं, जिसको हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं, इस उम्र में क्या होता है? दुश्चिंता रहता है, यानी दुविधा रहता है, और स्वयं से सरोकार रहता है। आप याद करो कि जब आप इस एज में थे तो आपके अंदर क्या था? दुश्चिंता था, दुविधा था, और आप स्वयं से सरोकार रखते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ये 4 राइट जाएगा। अब देखिए क्या है, भाषा विकास में संयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? इसमें सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है। देखिए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बच्चे को बिना टोके, तो देखिए ये तो भाषा विकास का कहता है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ये तो आपका सही हो जाएगा, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो आपका सही है। देखिए, उसके प्रयोग का समर्थन करना, ये भी सही है, ये पॉजिटिव है। भाषा के प्रयोग के अवसर का उपलब्ध करना। अब देखिए यहाँ क्या है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सबसे तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, इसमें आपको सही नहीं बताना। देखिए ये आपका सही, ये पॉजिटिव है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बच्चा को नहीं टोकिए, ये आपका क्या है? पॉजिटिव तरीका है। देखिए उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये पॉजिटिव आ रहा है। भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध करना, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन ये वाला देखिए, उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, अमान्य, ये गलत तरीका, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव है। जब उसकी भाषा के प्रयोग को आप अमान्य बता रहे हो, उसके भाषा को आप सही नहीं ठहरा रहे हो, तो ये क्या है? ये तरीका आपका गलत, ये निगेटिव है। ये तो ये आपका, ये देखिए 1 नंबर भी आपका पॉजिटिव है, 3 नंबर भी आपका पॉजिटिव है, 4 नंबर भी पॉजिटिव है, लेकिन 2 नंबर का आपका निगेटिव है। इसमें कारण कि भाषा विकास के सहयोग करने में कौन सा तरीका गलत है, तो ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है, ये 2 नंबर, क्योंकि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। जब आप किसी के भाषा को अमान्य करिएगा तो क्या होगा? उसके अंदर हीन भावना आ जाएगा, ये निगेटिव है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप सहयोग कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो हेल्प कर रहे हो तो कौन सा तरीका गलत है? ये तरीका तो आपका सही है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बच्चे को बिना टोके, बिना टोक नहीं रहे हो, उसको छेड़ नहीं रहे हो, चलो पॉजिटिव है। उसके प्रयोग का समर्थन, आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, ये भी पॉजिटिव है। भाषा के प्रयोग, तो आप इस तरह समझ रहे हो कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो देखो, आप अगर बिना टोके प्रकरण पर बात करते हो, उसको ज़्यादा छेड़ नहीं रही, चलो पॉजिटिव भाई, आप सहयोग कर रहे हो, अच्छा तरीका है। अब देखो इसके प्रयोग का आप समर्थन कर, जैसे समर्थन शब्द आया, जैसे ही सपोर्ट शब्द आया, तो चलिए ये भी पॉजिटिव है, ये बढ़िया चीज़ है, आप सहयोग कर रहे हैं। आप भाषा का प्रयोग अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, जब आप अवसर दे रहे हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको देखिए, ये 2 नंबर को देखिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को आप अमान्य करा रहे हैं, तो ये निगेटिव है, यानी ये तरीका गलत है, इसलिए 2 ऑप्शन जाएगा। अब देखिए क्या है, ये मानव विकास ... है, ये मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, और 4 में 1 और 2 है। तो ये आपका कौन सा ये राइट होगा? यहाँ देखिए मानव विकास जो है, आप समझ रहे हैं, डेवलपमेंट जो है, ये विकास जो है आपका क्या है? ये मात्रात्मक भी है, आप जान ही रहे हो, विकास आपका मात्रात्मक भी है और विकास आपका गुणात्मक भी है। यानी आपका जो डेवलपमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं? इसकी 2 कड़ी है, ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। क्योंकि विकास में देखिए आपका PCSE आता है, जैसे आप फिजिकल है, आप फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसको आप माप भी सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपका इमोशनल है, इमोशनल क्या आपका गुणात्मक है। देखिए आपका ये समझना कि मानव विकास जो है ना, वो मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। आप उसको
बहुत से जैसे विकास को आप क्या कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं, और बहुत का क्या गुणात्मक है, उसमें आप मैच्योरिटी होता है। तो कहता है मानव विकास क्या है, तो आपका ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। यानी विकास क्या है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। देखिए आपका जैसे वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ जो आपका मात्रात्मक है, ग्रोथ आपका मात्रात्मक है, ठीक है। अब देखिए हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि देखिए एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड है। अब देखिए अब उसका शरीर का विकास हो रहा है, ठीक है। तो शरीर का जैसे मान लीजिए कि उसका लेंथ बढ़ रहा है, उसका लंबाई बढ़ रहा है, तो आप यहाँ लंबाई बढ़ा, इसको आप मात्रात्मक बोलिएगा, ये मात्रात्मक बोलिएगा। अब देखिए उसका बुद्धि का भी बुद्धि बढ़ रहा है, बुद्धि में परिपक्वता रहती है, गुणात्मक है। तो बताइए कि विकास आपका दोनों हुआ कि नहीं, मात्रात्मक भी गुणात्मक भी है। आप मात्रात्मक को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और गुणात्मक को नाप नहीं सकते हैं। तो विकास में दोनों आता है, क्योंकि विकास एक विस्तृत क्षेत्र है। तो विकास में आप दिमाग में रखिएगा कि वृद्धि जो वो सिर्फ मात्रात्मक है, लेकिन विकास आपका मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। समझ रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उस भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह के लिए स्वीकार्य है। कहता है कि निम्नलिखित में, ये जो नीचे दिया है, कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान, जो शुरुआती बाल्यावस्था है उसके दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है। भाई बहन और अध्यापक, अध्यापक और साथी, साथी और माता पिता। इसमें आपका हो जाएगा माता पिता और भाई बहन। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। क्यों कह रहा है, देखिए यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था कहता है, शुरुआती यानी 0 से 2 आपका इन्फेंसी। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है, ठीक है। आपका यहाँ क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका को और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है, एक समूह में स्वीकार है। देखिए ये माता पिता के बीच भी स्वीकार होता है, ये भाई बहन के बीच स्वीकार होता है। अब देखिए अब ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है, चलिए भाई बहन के बीच स्वीकार होगा, लेकिन शुरुआती बाल्यावस्था है तो अध्यापक के बीच स्वीकार नहीं है ना होगा। अब देखिए अब ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में अध्यापक और साथी, अध्यापक का तो नाम में नहीं होगा क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। अब देखिए साथी और माता पिता, चलिए माता पिता तो हो सकता है लेकिन साथी कैसे हो सकता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, जो उसका स्टार्टिंग चाइल्डहुड होता है, इसमें उसके भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कौन कर सकता है, यानी माता पिता और भाई बहन। क्योंकि छोटा बच्चा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यहाँ देखिए एक बार फिर से सवाल को समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह के लिए स्वीकार होता है। ये आपका, चूँकि यहाँ ये देखिए क्या है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि में माता पिता से कंसर्निंग रहेगा और भाई बहन से रहेगा, इसलिए ये राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। परवर्ती, ये परवर्ती कौन होता है, ये देखिए आपका 11 से 18, तो ये तो आपका एडोलसेंस में आ जाएगा ना। ये 18 से 24, ये भी ये तो होगा ही नहीं, एडोलसेंस में जाएगा। ये तो प्रौढ़ावस्था में हो जाएगा। ये जन्म से 6 वर्ष है तो यहाँ परवर्ती कहता है, ये तो आपका प्रारंभिक हो गया। आपका जो है ये 6 से 11 राइट जाएगा, 6 से 11। क्या, क्योंकि क्या कहता है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि आपका 0 से 2 साल क्या हो गया, आपका इन्फेंसी हो गया, शैशवावस्था हो गया। आपका 2 से लेके 6 तक जो होता है ये अर्ली चाइल्डहुड हो गया। आपका 6 से 12 जो हो गया लेटर चाइल्ड हो गया, और 12 से 18 आपका एडोलसेंस हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहा है। ये लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहा है। लेटर चाइल्डहुड का कंसर्निंग देखिए क्या है, 12, ये आपका 6 से 12, आपका यहाँ 6 से 11 है। ये ऑप्शन थोड़ा अलग अलग भी रहता है, लेकिन अब यहाँ समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती मतलब ये बाद वाला यानी लेटर चाइल्डहुड की बात करता था। हम आपको बताया ना 0 से 2 जो होगा इसके बीच ये इन्फेंसी होता है। ये 2 से 6 क्या हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा।
ठीक है। 6 से 12 क्या होगा, लेटर चाइल्ड हो जाएगा, और 12 से 18 आपका एडोलसेंस हो जाएगा। तो सवाल में क्या कहता है, परवर्ती बाल्यावस्था, यानी आपका लेटर चाइल्डहुड हो गया, यानी उत्तर बाल्यावस्था भी आप इसको कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। तो आपका आंसर 4 राइट जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए क्या कहता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, कोई भी नाराज हो जाएगा, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। ये संबंधित किससे है, ये देखिए संवेगात्मक विकास से। देखिए गुस्सा कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा जो रहता है, एक छोटा सा जो चाइल्ड रहता है, उसमें भी गुस्सा होता है, वो भी नाराज हो जाता है, वो भी पैर पटकने लगता है। लेकिन देखिए यहाँ कहा क्या रहा है, कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, नाराज होना आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता। ये संबंधित है, ये देखिए संवेगात्मक से, क्योंकि कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है, क्योंकि ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट से कंसर्निंग है। देखिए आपका शारीरिक विकास से तो है नहीं, गुस्सा होना, क्रोध होना, ये सब शारीरिक विकास से है नहीं, ये संवेगात्मक विकास से भी नहीं है, सामाजिक विकास से, ये तो संवेगात्मक विकास से। जैसे देखिए आपका डर, भय, क्रोध, घृणा, यानी संवेगात्मक विकास हम लोग ऐसे कहते हैं कि जिसको कि हम लोग ये भाव से कंसर्निंग है, जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उसको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं। यहाँ नाराज हो रहा है तो ये फीलिंग की बात है, और जब फीलिंग की बात आए तो ये संवेगात्मक विकास है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शैशवा काल की अवधि क्या है। आपको हम बताएं ना कि 0 से 2 जो ये इन्फेंसी है, आपका 2 से 6 जो है, और 2 से 6 आपका क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है, आपका 6 से 12 क्या है, लेटर चाइल्डहुड है, और आपका 12 से 18 एडोलसेंस है। तो शैशवा काल की अवधि क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष, इस समय ये शैशव रहता है। तो 0 से 2 आपका शैशवा काल हो गया, 2 से 6 जो हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड हो गया, 6 से 12 हो गया लेटर चाइल्डहुड हो गया, और 12 से 18 आपका एडोलसेंस हो गया। तो आपका यहाँ शैशवा काल की अवधि ये राइट जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश अधिक होता है, ये आपका होगा सामाजिकृत और अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था जो बीच वाला बाल्यावस्था में भाषा क्या होता है, भाषा सामाजिकृत के बजाय आपका सोशलाइजेशन के बजाय अहम केंद्रित, यानी स्वयं से केंद्रित हो जाता है। क्योंकि मध्य बाल्यावस्था जो होता है उस समय देखिए वो ज़्यादा आपका छोटा भी नहीं रहता है, ये बीच में, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये बीच वाला है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके, सामाजिकृत के बजाय ये अहम केंद्रित, यानी स्वयं से केंद्रित होता है। क्योंकि इसमें ना बच्चा खूब छोटा रहता है ना खूब बड़ा रहता है, तो ये सामाजिकृत नहीं होता, ये अहम केंद्रित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होगा, यहाँ सामाजिकृत, यहाँ क्या होगा, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है। इसमें सामाजिकृत के ज़्यादा खुद पर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर राइट जाएगा। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। आप ये जान ही रहो विकास कैसे बढ़ता है, विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। आप जान ही रहो डेवलपमेंट जब भी जाएगा ये जनरल से स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अब देखिए विकास जो बच्चे में होता है ऐसा नहीं होता है कि उसमें विशिष्ट हो जाता है। देखिए एक बच्चा जो है वो छोटा छोटा पहले वर्ड सीखता है, तब वो सेंटेंस सीखता है। देखिए पहले बच्चा बैठना सीखता है, तब बच्चा चलना सीखता है, तब बच्चा आपका दौड़ना सीखता है। तो देखिए समान से विशिष्ट की ओर जाता है, समझ रहे हैं ना। तो विकास डैश से डैश की ओर बढ़ेगा तो ये समान से विशिष्ट हो जाएगा। अब देखिए कहता है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुमान करती है। आपका क्या होगा, ये आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाएगा। विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है, ये सही बात है, किंतु यह क्या होता है आपका क्रमबद्ध होता है। विकास जो होता है ना एक सीक्वेंस में चलता है और ये व्यवस्थित होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या करा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है। ठीक है, ये है कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति है, आपका दो व्यक्ति है तो विकास का गति, इसका डेवलपमेंट और इसका डेवलपमेंट, इसका गति में भिन्न होगा, लेकिन विकास जो होगा ना यह एक क्या होगा, क्रमबद्ध। विकास आपका एक क्रम में जाएगा, आपका एक सीक्वेंस में जाएगा और ये व्यवस्थित रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब ये सवाल कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन
सा एक उचित है। विकास के लिए कौन सा उचित है? विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त हो जाता है। देखिए विकास शुरू होता है माँ के गर्भ से, ये उम्ब टू टुम्ब जाता है, ये आपका उम्ब टू टुम्ब जाता है। ये बात सही है कि ये माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, अंतिम तक जाता है। तो जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये तो गलत होता है, समाप्त नहीं होता है। विकास एक एकल आयामी है, एकल बहुआयामी है, एकल आयामी नहीं है। विकास पृथक होता है, ये भी गलत है। तो विकास के लिए कौन सा उचित है? ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी डेवलपमेंट जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है, क्योंकि विकास आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कौन सा होगा? इसमें कह रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या होगा? ये कम महत्वपूर्ण है, ये अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या होता है? अति संवेदनशील होता है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है ये अति संवेदनशील होता है। इसमें बच्चा के अंदर भाषा का खूब विकास होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे संवेदनशील भाषा के विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय, इसको इन्फेंसी कहते हैं, 0 से 2 साल का। ये जो है ना इन्फेंसी, इसमें भाषा के विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय है। इसमें मनोवैज्ञानिक भी कहता है कि भाषा सीखने का ये अद्भुत काल होता है, ये इन्फेंसी। तो भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय क्या होगा? देखिए, मध्यावस्था काल, वयस्कावस्था, जन्म से पूर्व का समय। जन्म से पूर्व पेट में नहीं है ना भाषा सीखेगा, वयस्क में जब वयस्क हो जाएगा भाषा नहीं है ना सीखेगा। मध्यावस्था में तो बच्चा बहुत पुख्ता आ जाता है, उसमें तो नहीं है ना होगा। तो ये प्रारंभिक बचपन के समय में क्या होता है? भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील टाइम है, इसलिए आपका ऑप्शन ये जाएगा। 1 मिनट गाइज। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये सब काफ़ी भिवियाइए गाइज। विकास की प्रक्रिया में डॉट डॉट है, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। आपका कौन सा राइट होगा? आपका देखिए विकास की प्रक्रिया में यहाँ खाली गह रहा है, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व व्यवहार इत्यादि के विकास में कौन शामिल है? दृष्टिकोण, आपका देखने का नज़रिया कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, रुचि, आदर। तो विकास की प्रक्रिया में डॉट डॉट जीवन मूल्यों के व्यक्तित्व व्यवहार आदि का विकास भी शामिल है। तो देखिए विकास में दृष्टिकोण भी शामिल है, स्वभाव भी शामिल है, आपका इंटरेस्ट भी शामिल है, आपका हैबिट भी शामिल है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ये सभी ABCD, ये सभी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास के अध्ययन में इसमें कौन बातों को शामिल किया गया है? ए नंबर में आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है? फिर देखिए बालक में पाई जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेश जन प्रभाव उत्तरदायी होता है? आपका ये कौन सा होगा? तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? A और B होगा कि B और C होगा? A और C होगा, ये सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बालक के विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया गया? आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का स्वरूप होता है, इसको भी शामिल किया गया है। आयु के साथ जो परिवर्तन होता है ये भी तो बाल विकास में आता है ना, तो ये भी होगा आपका। बालक में होने वाला परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है? अब बालक में जो परिवर्तन होता है उसका जो विशेष आयु उससे क्या संबंध है? तो ये भी आपका विकास में आता है। बालक में पाई जाने वाला व्यक्तिगत विभिन्नता, पर्सनल जो डिफरेंट है, और उसमें किस प्रकार का आनुवंशिक और परिवेशजन है, यानी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। ये तो आप पढ़े हैं, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट, ये भी होगा। तो ये आपका सब हो जाएगा। तो एक बार फिर समझिए कि बाल विकास का आप अध्ययन करोगे, एक चाइल्ड के डेवलपमेंट का आप स्टडी करोगे, तो इसमें कौन सा बात शामिल होगा? तो ये भी शामिल हो जाएगा आयु के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या स्वरूप है, ये भी आपका हो जाएगा बाल विकास में। बालक में होने वाला जो चेंजिंग है वो विशेष आयु से क्या संबंध है, ये भी आपका विकास में आ रहा है। बालक में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नता में किस प्रकार आनुवंशिक और यानी इन्वायरमेंट का उत्तरदायित्व है, ये भी D = H × E होता है। तो आपका सब हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना ये एक विस्तृत क्षेत्र होता है और इसमें सब आ जाएगा, इसलिए ये सभी हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें से होने वाले विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। आप अपने क्लास में कुछ छात्रों को चुन लीजिए और 6 महीने में उसमें क्या डेवलपमेंट होता है उसका रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनिएगा? प्रत्येक माह में लंबाई मापिएगा,
प्रत्येक माउस का वजन तौलिएगा या प्रत्येक माउस की रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाला परिवर्तन का जांच करेंगे। प्रत्येक माउस में शारीरिक आकार में मतलब परिवर्तन की जांच करेंगे। देखिए यहाँ आप क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखिए इसमें आप पतला बात को खोजिए। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में विकास का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और विकास को आप माप नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माप नहीं सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक में लंबाई मापेंगे तो विकास में मापना तो नहीं है, ये नहीं होगा। वजन तौलेंगे, तौलना में न मापना, ये भी नहीं होगा। देखिए प्रत्येक में शारीरिक आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन मतलब नापना, ये तीनों नापना से कंसर्निंग है। लेकिन ये देखिए आपका ऑप्शन जाएगा प्रत्येक में उसके रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाला परिवर्तन। ये परिवर्तन जो है ये आपका मैच्योरिटी दिखाता है, ये आपका परिपक्वता दिखाता है, ये परिपक्वता दिखाता है। 3 नंबर आपका परिपक्वता दिखाता है, इसीलिए ये सही होगा। डेवलपमेंट परिपक्वता से कंसर्निंग है और जो वृद्धि आपका है वो आपका माप से संबंध है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है गाइज कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, कौन सा सही आपका दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा और तार्किकता से गहरा संबंध। ये बिल्कुल राइट है आपका, क्योंकि कहता है कि दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया, आपका इमोशन, आदर्श, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, जो जिसको आप कहते हैं कि मानसिक विकास, जो दिमाग से कंसर्निंग है, आपका विकास के अभिन्न हिस्से, ये सब बहुत अभिन्न हिस्सा है। और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इसका गहरा संबंध, बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ देखिए सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, ये तो गलत कह रहा है। क्योंकि सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास ये विकास का पहला शर्त नहीं। देखिए जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर उसका शारीरिक डेवलपमेंट सही से नहीं हो सकता, ये गलत कर रहा है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास एवं अधिगम में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष करता है, इसलिए गलत है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संतुलित विकास में देखो अब संतुलित विकास कर रहा है तो इसमें कर रहा है संवेगात्मक विकास नहीं शारीरिक विकास, तो ये संतुलित नहीं है। देखिए संतुलित कहिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक तराजू है ना, अगर इधर आपका 5 किलो है तो इधर भी अगर आपका 5 किलो होगा ना, तब ये आपका बैलेंस है। यहाँ कहता है बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं, यहाँ संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट को देखिए नजरअंदाज कर रहा है, तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए ए नंबर का ऑप्शन जो आपका बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि दृष्टिकोण, आपका देखने का नज़रिया, आपका इमोशन, भावना, आपका आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। दृष्टिकोण, भावना और आदर्श जो है आपका दृष्टिकोण, भावना और आदर्श ये आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से। ये कॉग्निटिव है आपका, ये मानसिक विकास से कंसर्निंग है। आपका जिस तरह का मानसिक विकास होगा उस तरफ आइडियल बनिएगा, उस तरह आपका इमोशन होगा, उस तरह आपका दृष्टिकोण होगा। और भाषा विकास जो है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये मानसिक चित्रण, धारणा और तार्किकता से इसका गहरा संबंध, बिल्कुल राइट ये है। अब देखिए किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और सक्षम होता है, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन है। देखिए शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भाषाई विकास है, संवेगात्मक विकास है, कौन सा होगा। देखिए किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। अब देखिए ये समायोजन करता है, बालक अपने निरंतर बदलते वातावरण में ठीक अपने आप को समायोजन करता है, तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, क्योंकि इसमें बालक अपने आप को एडजस्ट कहता है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण, इन्वायरमेंट बदल रहा है और फिर वो अपने आप को समायोजित करता है। इसमें शारीरिक विकास का कोई भूमिका नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट का भी भूमिका नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं, ये तो संज्ञानात्मक, ये तो मानसिक विकास से कंसर्निंग है। अब देखिए मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, किस पर, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसके बुद्धि पर, उसके वृद्धि और वातावरण की मिलने परिपक्वता पर। देखिए जैसे ही विकास शब्द आया और ये परिपक्वता आया तो ये आपका राइट जगह वृद्धि है। वृद्धि तो आप वृद्धि को खाली वृद्धि को विकास नहीं कर सकते ना, वातावरण खाली नहीं कर सकते, खाली बुद्धि नहीं कहिए, क्योंकि डेवलपमेंट में तो PCSE आता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल आता है। तो मानव का विकास निम्न किस पर निर्भर करता है, तो वृद्धि और वातावरण, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे D बराबर H गुना E, यानी डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट। तो वृद्धि और वातावरण से मिलने वाला जो परिपक्वता है, तो भाषाई यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कि मानव का विकास इसमें किस पर निर्भर करता है, डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है, ये हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट पर। तो वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर,
ये आपका राइट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए विकास निम्न में से किस पर निर्भर करेगा, उसका वृद्धि कैसा हो रहा है और वातावरण से उसको परिपक्वता, ये परिपक्वता जो शब्द है ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव साइन है विकास के लिए, इसलिए हम इसको आंसर राइट मानते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सी पाठचर्या है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा ऐसा करिकुलम है जो सबसे अधिक सुटेबल है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। ये बिल्कुल आपका राइट है, क्योंकि बालक का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है इसमें अंतर संबंध के अनुकूल, देखिए अनुकूल शब्द है। अब यहाँ देखिए देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। अब देखिए यहाँ पाठचर्या है तो इसमें देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल, ये तो राइट उतना नहीं है। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंध का अनुकूल। अब बालक का शारीरिक और सामाजिक विकास, यहाँ पाठचर्या है ना, तो पाठचर्या में बालक का शारीरिक और सामाजिक विकास में अंतर संबंध का अनुकूल, ये उतना उपयुक्त नहीं है, ये तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ कहता कौन सी पाठचर्या है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल, यानी बालक का जो फिजिकल है और मेंटल डेवलपमेंट है उसका अंतर संबंध के अनुकूल अगर पाठचर्या बनेगा तो ये सबसे बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास छोटे बच्चे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ देखिए क्या रहा, निम्नलिखित में कौन सा विकास, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो छोटे बच्चे का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मदद करता है, तो ये आपका है फिजिकल। देखिए अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही से होगा तो यहाँ देखिए उसका मानसिक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट मदद होगा, क्योंकि देखिए अगर बच्चे का मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी हो गया, अब मान लीजिए कोई बच्चे को पेट में दर्द है तो देखिए उसका संज्ञानात्मक विकास पर इफेक्ट होगा। अब बच्चा स्कूल गया है, वो पढ़ाई करने बैठा है और उसके पेट में दर्द या सर में दर्द है, देखिए वो पढ़ाई सही से नहीं कर पाता है, तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया कि उसका शारीरिक विकास निर्भर किया ना, तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास, कौन सा ऐसा विकास है जो छोटे बच्चे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। तो अगर आपका शारीरिक विकास हो जाएगा, अगर शरीर आपका सही रहेगा तो आपका मानसिक विकास भी होगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी सही होगा। अगर कोई बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही से होता है तो उसका रिलेशन किससे है, उसका मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, समझिए अब। तो आपका आंसर ये 2 राइट जाएगा। अब आगे बढ़िए। जब किशोर में किसी वस्तु का समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस तरह का विकास को क्या कहिएगा, आप कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास कहिएगा। यहाँ देखिए जब किशोर में कोई एडोलसेंस है, इसमें वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, जब डिसीजन लेता है। अब जैसे डिसीजन लेना, तो डिसीजन लेना ये किससे करेगा, दिमाग से करेगा ना, और जब कोई भी चीज़ हम दिमाग से करते हैं तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो यहाँ देखिए कोई चीज़ डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा, इसका संबंध किससे है, मानसिक से, दिमाग से, इसलिए संज्ञानात्मक विकास हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में किसको प्रभावित करता है, बुद्धि, यहाँ कहता है केवल बी, ए और सी, बी और सी, ये सभी। कहता है बालक का संवेगात्मक विकास जो है निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। 1 मिनट गाइज। अब देखिए बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में किससे प्रभावित करता है, बालक का जो ये इमोशनल डेवलपमेंट है निम्नलिखित में किसे प्रभावित करता है, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। ये 4 ऑप्शन है, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। देखिए संवेगात्मक विकास में कहता है कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है निम्नलिखित में किसको प्रभावित करता है, तो बी, ए और सी, बी और सी, ये सभी आपका हो जाएगा, क्योंकि बालक का संवेगात्मक विकास जो होगा, ये अगर संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट होगा तो उसके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को भी करेगा और नैतिक विकास को, इसलिए 4 नंबर राइट जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ये जाएगा। कहता है देखिए निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए ये बुद्धि तो प्रभावित करता है ना, तर्क शक्ति भी करता है ना, भाषा का प्रयोग भी करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसमें यहाँ देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा, ये 4 ऑप्शन देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो उपरोक्त में कहता है कोई नहीं, ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बुद्धि है, तर्क शक्ति है, भाषा का प्रयोग की क्षमता, ये बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। कहता है यहाँ देखिए निम्नलिखित में से ये जो नीचे दिया कौन सा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, कौन प्रभावित नहीं करता है,
तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं, कोई प्रभावित नहीं। सामाजिक विकास देखिए, बुद्धि जो है, बुद्धि का संबंध किससे, कॉग्निटिव से है। तर्क शक्ति का संबंध किससे, कॉग्निटिव से है। भाषा का प्रयोग किससे, कॉग्निटिव से है। और इसमें कहता है सामाजिक विकास, तो ये गलत कह रहा है, इसलिए कोई नहीं होगा। एक बार फिर से आप समझिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक विकास को प्रभावित, ये कोई बुद्धि जो है, बुद्धि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ये आपका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक को प्रभावित करता है। तर्क शक्ति, ये देखिए कॉग्निटिव, आपका भाषा पर ये कॉग्निटिव, सब ये माइंड से बिलोंगिंग करता है। तो इसमें आप समझ गए निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब कोई सामाजिक विकास से नहीं करता है, सब किससे, संज्ञानात्मक से कंसर्न नहीं रखता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कंसर्न नहीं रखता है, सामाजिक विकास से नहीं रखता है। क्या बुद्धि है, ये दिमाग से नहीं कंसर्निंग है। ये तर्क शक्ति है, तर्क कोई चीज़ का हम लोग तर्क करते हैं, ये कॉग्निटिव से, दिमाग से है। भाषा का प्रयोग, इसको भी कॉग्निटिव में रखा गया, तो सामाजिक विकास से नहीं ना है, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर का ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। आप समझ गए। एक बार फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। हाँ करता नहीं करता है, इसलिए ये बुद्धि जो है, बुद्धि बोलिए सामाजिक विकास से करेगा नहीं, क्योंकि कॉग्निटिव है। आपका तर्क शक्ति सामाजिक है, कॉग्निटिव है। भाषा प्रयोग क्या, सामाजिक है, कॉग्निटिव है, इसलिए आपका 4 जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, विकास के विभिन्न आयामों में कौन सा असत्य, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप। ये तो ठीक है। देखिए, सब संज्ञानात्मक विकास, सब कॉग्निटिव है, सबका दिमाग से कल्पना कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, कोई चीज़ का आप इमेजिंग करते हैं, कोई चीज़ को आप याद रखते हैं, कोई थिंकिंग करते हैं, कोई चीज़ का निरीक्षण करते हैं, कोई चीज़ समस्या है आपके पास और उसका निर्णय लेते हैं, ये सब दिमाग से है, ये सब कॉग्निटिव है। ठीक है, ये सही कर रहा है। चलिए, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका संज्ञानात्मक में आता है, क्योंकि ये दिमाग से कंसर्निंग है, ये भी आपका सही है। अब देखिए, आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, ये गलत है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु के स्तरों में समान प्रकार की होती है, ये तो अलग अलग। अब मान लीजिए कि 2 साल का कोई बच्चा है और कोई 20 साल का है, तो क्या इसका भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास ये समान होगा, नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें क्या कहता है कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, कौन गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु के स्तरों में समान प्रकार से होता है, ये गलत होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए इन्फेंसी है, 0 से 2, देखिए 2 से मान लीजिए 6 से आपका 12 से 18, इसमें देखिए क्या होगा, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास अलग अलग होगा, सब एक तरह से नहीं होगा। इसमें कहता है एक तरह से, इसलिए गलत है। अब देखिए, अब यहाँ जैसे क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति, क्षमता, योग्यता का विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति का क्रियात्मक शक्ति और क्षमता या योग्यता का विकास। इसमें ये तो सही है ना। देखिए, आपका ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, ये आपका गलत है, इसीलिए ये हुआ। 1 मिनट गाइज। तो एक बार आप फिर से देखिए कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, सत्य नहीं। देखिए, आपका ये सब क्या हुआ, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना, योग्यता, संज्ञानात्मक विकास, सब ये संज्ञानात्मक विकास है, सबका दिमाग से संबंध है, इसलिए ये सही है। आपको सही तो लेना नहीं, गलत लेना है, तो इसलिए सही ये तो होगा ही नहीं। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी दिमाग से कंसर्न नहीं, ये भी सही है, इसमें आपको गलत लेना, इसलिए ये भी नहीं होगा। देखिए, ये क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति के क्षमता योग्यता का विकास, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट का अर्थ ये ना होता है कि व्यक्ति का क्रियात्मक शक्ति और क्षमता का योग्यता का विकास, ये भी आपका सही करा है। सही तो लेना नहीं, गलत लेना, इसलिए ये आपका नहीं होगा। अब देखिए, गलत, इसमें विकास के आयामों के संदर्भ में कौन सा असत्य, कौन गलत है, ये गलत है, क्योंकि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु के स्तरों में समान प्रकार से होती है। ये कहता है कि भाषा या मानसिक या संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास क्या कहता है, विभिन्न आयु में, अलग अलग आयु में, यानी कहने का मतलब कि 0 से 2 में भी
2 से 6 में भी, 6 से 12 में भी और 12 से 18 में भी, सब में समान होगा। ये तो बिल्कुल गलत करा, इसलिए ये आपका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है। राजू का जो फिजिकल है डेवलपमेंट वो उसमें पिछड़ा है। आपके विकास के निम्नलिखित में किस आयाम को राजू पिछड़ने की चिंता हो सकती है? इसमें कौन सा आपका सही होगा? देखिए, यहाँ संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, तो कहता है आंसर केवल ए होगा, बी होगा, ए और सी होगा, ये सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र जो राजू है वो शारीरिक विकास के दृष्टि से पिछड़ा है, यानी उसका फिजिकल डेवलपमेंट से वो पिछड़ गया, बैकवर्ड है। आपको विकास में किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता? अब राजू का शारीरिक डेवलपमेंट लो है, पिछड़ा है, तो क्या हो जाएगा? उसका संवेगात्मक विकास भी लो हो जाएगा, उसका बौद्धिक विकास भी लो हो जाएगा और सामाजिक विकास भी लो हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक विकास से संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास का संबंध है। अगर आपके क्लास का राजू नाम का जो लड़का है, अगर वो शारीरिक विकास से पिछड़ गया है, अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट में वो बैकवर्ड है, लो हो गया है, तो उसका संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों में वो पिछड़ जाएगा। तो आपको हम एक बार फिर से बोलते हैं कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू है वो शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गया है। समझिए, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता है? क्योंकि राजू का फिजिकल डेवलपमेंट में वो पिछड़ गया है, तो वो संवेगात्मक विकास में भी पिछड़ जाएगा, बौद्धिक विकास में भी पिछड़ जाएगा और सामाजिक विकास में ये सभी हो जाएगा। अब आइए, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, कौन सा आपका सही होगा? वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। ये देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। अब देखिए, दूसरा क्या होता है? विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता है। आपका ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा? आपका ऑप्शन जाएगा ये 3 नंबर का जाएगा, बी और सी। देखिए, आपका ये जो बी और सी जो है ये आपका क्या है? राइट है। क्योंकि देखिए, आपका ये तो असत्य हो जाएगा। अर्थात वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, ये सही है, लेकिन इसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का चरण होता है, इसका क्षेत्र असीमित नहीं होता है, इसका सीमित होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का चरण होता है, वृद्धि जो है ठीक है विकास प्रक्रिया का चरण है, लेकिन इसका क्षेत्र असीमित नहीं होकर इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसीलिए गलत हो गया। अब देखिए, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ये बिल्कुल सही है। विकास जो है ये क्या है? स्वयं में एक विस्तृत रहता है, ये विस्तृत है एवं वृद्धि इसका भाग है, ये बिल्कुल राइट है कि विकास जो है एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र रखता है और वृद्धि इसका एक हिस्सा है। समझिएगा, डेवलपमेंट एक बड़ा क्षेत्र है और वृद्धि जो है, ग्रोथ जो इसका एक हिस्सा, ये सही है। अच्छा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस लगातार चलते रहता है। ये आपका उम्ब टू टुम्ब जाता है, माँ के गर्भ से कब्र तक चलता है और बालक के परिपक्व होने के बाद भी, ये मैच्योरिटी देखिए परिपक्व है होने के बाद भी चलती है, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए आपका बी और सी वाला जो है ऑप्शन ये राइट जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग डॉट परिवर्तनों के साथ साथ डॉट परिवर्तनों के लिए भी होता है। आपका आंसर ये राइट जाएगा। ये देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग किसमें? परिमाणात्मक परिवर्तन, इसमें क्या आपका हो जाएगा? परिमाणात्मक, क्योंकि वृद्धि को आप नाप सकते हैं। तथा विकास का प्रयोग किसके लिए? यहाँ आपका परिमाणात्मक हो जाएगा, परिमाणात्मक और व्यवहारिक। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए? परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए होता है, क्योंकि वृद्धि को आप नाप सकते हैं। तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक भी है, यानी आप इसको माप भी सकते हैं कुछ, जैसे फिजिकल वाले को, के साथ साथ ये व्यवहारिक परिवर्तन भी है। देखिए, विकास में आपका व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है ना, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए मूल आवश्यकता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखिए, सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए, अब सभी बच्चा है, आप चाइल्ड को स्वस्थ और शारीरिक विकास के लिए
विकास की पहली शर्त, इसके लिए मूल आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। उसका पौष्टिक आहार पर ध्यान देना पड़ेगा, सही बात है। शारीरिक व्यायाम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका सब तो सही है ना, इसलिए ये सभी हो जाएगा। समझ गए? एक बार फिर समझिए, सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, यानी सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास, यानी हेल्दी वाला जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सभी प्रकार के विकास का पहला शर्त है। क्योंकि पहला तो है कि शरीर ही सना, क्योंकि हेल्थ इज रियल वेल्थ। एक मिनट गाइज, तो गाइज सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास, जितना भी बच्चा है का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास का पहली शर्त है। यानी विकास में जो पहला आपका स्टंच रहना चाहिए, फिजिकल रहना चाहिए। आप पहले फिजिकल रूप से सही हो, अगर आपका शारीरिक रूप से अगर आप सही नहीं हो तो इधर आपका सारा विकास प्रभावित हो जाएगा। तो सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त, इसके लिए मूल आवश्यकता पर ध्यान देना आवश्यक। आपका पौष्टिक आहार पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप बढ़िया से बैलेंस फूड लीजिए, शारीरिक व्यायाम कीजिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरत, आपका ये सभी हो जाएगा। एक मिनट गाइज, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण के विभिन्न विधियों के लिए आपका बाल्यावस्था सबसे अच्छा है। देखिए शैशवावस्था में तो बहुत बच्चा रहेगा, प्रौढ़ावस्था में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, किशोरावस्था तो मिडिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो आपका है, ये आपका जो स्टार्टिंग है, समझ रहे ना, बाल्यावस्था ये सबसे अच्छा है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका ये देखिए 2 से 6, ठीक है, 2 से 6, और देखिए ये 6 से जो 12 होता है, ठीक है, ये दोनों बाल्यावस्था में आता है। तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ये 2 से 6 और 6 से 12, जिसको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो शिक्षण के विभिन्न विधियों के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। अगर इसमें बच्चा को आप सही से शिक्षण नहीं दिए तो आपका बच्चा बेकार हो जाएगा। तो शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शैशवावस्था तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से 2 साल में बच्चा क्या करेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। प्रौढ़ावस्था तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। किशोरावस्था में बच्चा जो है थोड़ा अच्छा ही बड़ा हो जाता है। तो बाल्यावस्था में 2 हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ये आपका बाल्यावस्था राइट जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। किस में आपका हो जाएगा? शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में बालकों में नई खोज, नया खोज, जो बच्चा नया नया तरह का चीज़ खोजने लगेगा और घूमने की प्रवृत्ति हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। यानी आपका 6 से 12 साल, ये 6 से 12 साल की उम्र में जो बच्चा है, इसमें नई खोज करने की प्रवृत्ति आ जाती है, घूमने की प्रवृत्ति बहुत आ जाती है, ये उत्तर बाल्यकाल में है, ठीक है। अब देखिए किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है? यौन संबंधी समस्या। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप से पूछा गया है कि एडोलसेंस की सबसे जो नाजुक और संवेदनशील समस्या है वो यौन संबंधी समस्या है। अब देखिए जैसे इस उम्र में क्या होता है कि एडोलसेंस में वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उसका बढ़ जाता है, जैसे बॉय का गर्ल के प्रति बॉय का। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे नाजुक है और संवेदनशील समस्या है। इसमें देखिए बहुत बार क्या होता है, उसका अगर कोई फिजिकल भी प्रॉब्लम होता है तो किसी को उतना बता भी नहीं सकता है, और इस स्थिति में वो उसका क्रूशियल है, बहुत ही संवेदनशील है। तो किशोर का सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या है? यौन संबंधी समस्या। अगर उसको कोई यौन प्रॉब्लम है तो ये इसका नाजुक है और संवेदनशील समस्या है। जैसे किसी किशोर में कोई भी यौन संबंधी प्रॉब्लम हो गया तो किसी को शर्म से बता भी नहीं सकता है, ये नाजुक और संवेदनशील समस्या है। चलिए अब देखिए क्या कहता है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है? किशोरावस्था। देखिए आप समझिए, इसे 0 से 2 आपका इन्फेंसी हो गया, आपका 2 से 6 जो है ये आपका क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, आपका ये अर्ली चाइल्डहुड हो गया। आपका 6 से 12 क्या हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया। आपका 12 से 18 क्या हो गया, एडोलसेंस हो गया, ठीक है। तो मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद। यानी आपका 12 से 18 जो 18 के बाद जो है वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। देखिए उसको मतदान देने का अधिकार हो जाता है, वो एकदम मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है 18 के बाद, ठीक है ना।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये किशोरावस्था। तो मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है, किशोरावस्था के बाद। अब देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई की मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होता है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई और मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होता है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन जाएगा ये लड़के और लड़कियां। देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु में इसमें होगा बॉयज, लड़के, लड़के की अपेक्षा जो गर्ल्स है लड़कियां, इसकी लंबाई और मांसपेशी में तेज़ी से वृद्धि होता है। अगर 12 से 14 साल का उम्र रहेगा ना, इसमें लड़का के अपेक्षा लड़की का लंबाई और मांसपेशी बढ़ेगा। दिमाग में रखिएगा, 12 से 14 साल में जो है लड़का के अपेक्षा लड़की का लंबाई भी ज़्यादा होगा, मांसपेशी भी वृद्धि होगा। यानी ऐसे समझिए 12 से 14 साल में लड़की जो होगा ये लड़का से ज़्यादा लंबाई में और मांसपेशी में वृद्धि करेगा। लेकिन वही जब 14 से 18 साल हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, तब बॉयज, यहाँ गर्ल्स होगा, क्योंकि 14 से 18 वर्ष की आयु में ये जो है आपका गर्ल की अपेक्षा यहाँ गर्ल्स हो जाएगा, आपका यहाँ गर्ल्स हो जाएगा, यहाँ गर्ल्स हो जाएगा और यहाँ बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो है ये बॉयज की अपेक्षा गर्ल में लंबाई और मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच जो गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज की लंबाई और मांसपेशी तेजी से बढ़ता है। जब 14 से 18 हो जाएगा ना, तो बॉयज का गर्ल से ज़्यादा लंबाई बढ़ेगा और मांसपेशी बढ़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 12 से 14, ठीक है, और 14 से 18, तो 12 से 14 साल के बीच में जो लड़की है उसका लंबाई ज़्यादा बढ़ेगा, उसका मांसपेशी ज़्यादा वृद्धि करेगा। लेकिन 14 से 18 साल में क्या हो जाएगा, 14 से 18 साल के बीच में जो है ये लड़का का लंबाई और मांसपेशी ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। अब देखिए सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है, ये आपका शैशवा काल में होगा। सार्थक अधिगम, ये जो सही वाला जो सीखने का प्रक्रिया, सार्थक मतलब सही वाला अधिगम, सही सीखने का जो अधिगम, सही सीखने का जो प्रक्रिया है, विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है, ये 0 से 2 साल, जिसको इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था में। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में एडोलसेंस में घनिष्ठ मित्रता, लोग अपने मित्र को सब कुछ समझता है, उसके लिए दोस्त से बड़ा कुछ नहीं होता है, ये एडोलसेंस में किशोरावस्था में होता है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति, वो अपना दोस्त को सब कुछ समझने लगता है। अब देखिए हमारा अगला सवाल, मानव विकास के किस अवस्था में बच्चे में सीखने की गति सर्वाधिक होती है, ये शैशवावस्था में, यानी 0 से 2 साल। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो इन्फेंसी है ये सीखने की गति इसमें सबसे अधिक होती है। जितना भी मानव जीवन का उम्र होता है, ये इन्फेंसी इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सीखने की गति सबसे ज़्यादा होता है शैशवावस्था इन्फेंसी में। अब देखिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक में डॉट डॉट अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका का, शैशवावस्था का, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। इसमें आपका हो जाएगा ये शैशवावस्था करता है, बाल्यावस्था करता है, किशोरावस्था करता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक। शैशवावस्था का क्या हो गया, आपका 0 से 2 हो गया। बाल्यावस्था में देखिए आपका 2 से 6 हो गया पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 हो गया उत्तर बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। तो पढ़ाई जो करता है आपका, ये देखिए 0 से 2, यानी 0 से 2, और यहाँ से आपका देखिए 0 से लेकर 18 तक जो है, ये समझिए इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आ गया। शिक्षा मनोवैज्ञानिक डॉट डॉट अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन करता है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान है, चूँकि ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन करता है। वयस्का जब एडल्ट हो जाता है तब उसका अध्ययन नहीं करेगा, क्योंकि एडल्ट नहीं है ना पढ़ेगा। 18 के बाद तो बहुत बड़ा होता है, कॉलेज में पढ़ने लगता है, उसके बाद तो पूरा मेच्योर जब हो जाता है तो कितना पढ़ाई भी छोड़ देता है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है वो कहता है डॉट डॉट अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन करता है। तो वो इन्फेंसी का करेगा, चाइल्डहुड का करेगा, एडोलसेंस का करेगा, वो वयस्कावस्था का नहीं करेगा। तो आपका ये और ये, यानी आपका आंसर कौन सा राइट जाएगा, आपका ये A-B-C। तो आपका ऑप्शन नंबर A-B तो नहीं होगा, ए तो आपका A और C भी नहीं होगा, ये सभी नहीं, आपका A-B-C ये, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये तीनों सही, इसलिए A-B-C होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसे प्रबल भावना बालक के विकास किस अवस्था में, ये तो किशोरावस्था में, क्योंकि ये तो आंधी तूफान का एज है। स्टेनर हॉल ने कहा है ना, ये बड़ा उलझन का अवस्था है, बड़ा आंधी तूफान का। इसमें जो
बच्चा रहता है बड़ा दुश्चिंता में रहता है, उसके अंदर बहुत तरह का रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का जैसी प्रबल भावनाएं आती है। इसलिए ये किस उम्र में आया, किशोरावस्था में, क्योंकि स्टेने हॉल ने कहा है कि ये उम्र जो है आपका उलझन वाला है, आपका उलझन वाला है, उलझन वाला है, तनाव वाला है, ये संघर्षों से भरा रहता है। तो ये किशोरावस्था, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ये जैसी प्रबल भावना जो होता है, ये जो स्ट्रांग इमोशन है, ये बालक के विकास की किस अवस्था में होता है, ये किशोरावस्था में होता है। अब आगे बढ़िए, देखिए आज का अंतिम सवाल समझिए कि बालक विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, कौन असत्य है? आपका इसमें कौन होगा? देखिए, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं अधिगम को प्रभावित करता है, ये कहता है कौन असत्य है? तो ये भी आपका असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है कि विकास का विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं अधिगम को प्रभावित कर, विकास का विभिन्न आयाम का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये अधिगम को प्रभावित करता है। इसमें कहता है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इसके अधिगम का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये तो असत्य नहीं है, ये आपका सत्य है, ये सही है। बालक का विकास एवं अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी आपका सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चे में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार, ये भी आपका सही है। और इसमें कहता है कौन असत्य है? तो इसमें कोई नहीं, ये होगा, क्योंकि इसमें कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि ये भी सही है। देखिए, विकास के विभिन्न आयाम, जैसे आपका देखिए ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जो 4 तरह का विकास का आयाम होता है ना, इसमें आपस में संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, यानी एक दूसरे के ये पूरक हैं और ये अधिगम को प्रभावित करता है, यानी सीखने को, लर्निंग को ये प्रभावित करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। बालक का विकास और अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये रुकता नहीं है, ये मां के गर्भ से शुरू होता है और अंतिम तक चलता है, ये भी सही आपका है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चे में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। अब बच्चे का शारीरिक विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, विशेषकर छोटे बच्चे में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में ये मदद करता है, ये भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम में अधिगम का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कोई असत्य है ही नहीं, क्योंकि सब सत्य है, इसलिए उपरोक्त में कोई नहीं होगा, कोई असत्य नहीं है, क्योंकि सब सत्य है। आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े अच्छे समझ में आया होगा आपको। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा वाचिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में आप इसको शेयर करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।